जय हिंद साथियों। तो साथियों हिंदी के पिछले प्रैक्टिस सेटों में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक हिंदी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। साथियों एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाएगा। तो साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, लेकिन इस प्रश्न में हमें बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यह किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 92। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? किसी महल का जो भीतरी भाग होता है उसको किस शब्द के रूप में जानेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा साथियों महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। छात्रावास में कौन सी संधि है? आइए इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं पहले। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साथियों छात्र प्लस आवास। छात्र प्लस आवास हो क्या रहा है यहां पर साथियों ए जमा आ बराबर आ हो रहा है। तो यह होता है साथियों दीर्घ स्वर संधि में। यह किसमें होता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 94। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है। तो साथियों यहां पर जो देव है उसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसा है? वो देव महान है। तो साथियों जिसमें किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है वहां पर होता है साथियों कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जैसे नीलकमल, नीलकमल इसका क्या मतलब हो गया? नीलकमल का मतलब साथियों जो कमल नीला है, ऐसा कमल जो कैसा है? नीला है। तो हम जो शब्द से भी कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं जहां पर जो आएगा। जैसे नील गगन हो गया, नीला है जो गगन, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी शब्दों में हमारा कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर है इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य देख लेते हैं। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। राम गाना गा रहा होगा। रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। हिरन ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। तो इन चारों में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये जो वाक्य दे रखा है इसमें रस हमें बताना है इसमें कौन सा रस है। तो साथियों एक वाक्य और होता है इसके आगे का, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हें दी कि सीता मृग नैनी। तो उस समय की बात है जब भगवान श्री राम सीता की खोज में वनों में दर दर भटक रहे थे। तो उनको पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी दिखाई देता था उन सभी से पागलों की तरह पूछते थे क्या तुमने कहीं सीता को देखा है? तो उस समय की यह बात है। तो करुण रस है, इसमें रोद रस है, सहयोग श्रृंगार रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है। तो साथियों इसमें है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यह चौपाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 98। डैश यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हमें बताना है इन चारों पंक्तियों में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। देखिए फूल सी बच्ची, नव जीवन दो घनश्याम हमें, चरण कमल वंदो हरिराई, या तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने ये लाइन सुनी भी होगी। साथियों पहले समझ लेते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। देखो अगर जहां पर एक ही वर्ण की
एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन सभी में कहां पर हो रहा है? लास्ट वाले में ऑप्शन नंबर डी में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 99। इन प्रश्नों में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, तो मुहावरे का जो अर्थ सही हो उसे चुनिए। ये मुहावरा दे रखा है, अपना राग अलापना, इसका सही अर्थ क्या होगा ये हमें बताना है। अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना या स्वार्थ की बात करना। तो साथियों अपना राग अलापना, इसका मतलब होता है अपनी ही बात कहते रहना, दूसरे की नहीं सुनना। तो ऑप्शन नंबर है इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, या शिव सिंह सेंगर किरत शिव सिंह सरोज, ये जो रचना है ये। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा साथियों रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बसही पक्षी बोलही बहु बाखा, करही हुलास देखी के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी या फिर रामानंद? तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा साथियों मलिक मोहम्मद जायसी, इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 102। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन की यह रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 103। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ इस शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो या जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं किम कर्तव्यम विमूढ़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 104। ओ औ किसी प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? तो साथियों ओ और औ ये दोनों ही संयुक्त वर्ण हैं। दोनों ही कैसे वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण हैं। आइए पता करते हैं किस किस से मिलकर बने हैं। ओ मिलकर बना साथियों, ओ मिलकर बना है ए जमा ऊ से, ए जमा ऊ से, और औ बना है ए जमा बड़ा ऊ जो होता है यहां पर, इससे औ। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, यहां पर भी क्या जाएगा? ओष्ठ आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर औ बन गया, यहां पर औ बन गया, ओ बन गया और औ बन गया, तो इनके उच्चारण स्थान में मिल जाएंगे, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो ये जो है कंठोष्ठीय वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 105। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। अभी हमने पिछले प्रश्न में एक दो प्रश्न पहले हमने इसका जिक्र किया था, तो ये किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में
इसका साथियों हिंदी में अनुवाद किसने किया था, अभी हमने पढ़ा था ना, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। कवियत्री बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी इस तरीके के प्रश्न आने की आपकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106, कवियत्री किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों कवियत्री लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह, कवियत्री। कवियत्री नहीं होगा, कवियत्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता में कौन सा संज्ञा भेद है यह बताना है, या इसमें कौन सी संज्ञा है यह बताना है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों स्वतंत्रता में है भाववाचक संज्ञा, इनमें स्वतंत्रता का भाव आ रहा है, स्वतंत्र होने का भाव आ रहा है, आजादी का भाव आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये प्रश्न देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। चलिए प्रश्न देखते हैं अपना। स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या फिर स्त्रैण। तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा साथियों स्त्रैण। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना, जगाना, पढ़ना या फिर बदलना। तो किसमें प्रेरणा दी जा रही है, किस क्रिया को प्रेरणा दी जा रही है? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा साथियों जगाना। जगाने की प्रेरणा दी जा रही है, जगना नहीं है, जगाना, प्रेरणा दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 110। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ ना कुछ या फिर वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होगा साथियों वहां पर। वहां पर एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, बाकी ये सभी क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 111। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए, दाता, धात्रा, नेता या फिर विधाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों विधाता। विधात्री का पुल्लिंग है विधाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 112। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक हैं यह हमें बताना है, 6, 7, 8 या फिर 5। तो साथियों आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से जो हिंदी में कारक हैं वो है आपके 6। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कारक है कौन कौन से, कौन सा कारक इन्होंने इसमें से निकाला है? देखो पहला कारक है कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, इसके बाद है अपादान, अपादान के बाद है साथियों अधिककरण, अधिककरण। तो ये 6 कारक माने गए हैं। 7वां कारक कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, वो होता है संबोधन। वो कौन सा होता है? संबोधन, जिसमें विस्मयाबोधक चिन्ह उसका लगता है, ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं इन्होंने संबोधन को कारक के रूप में नहीं माना है। ठीक है, तो उन्होंने 6 कारक माने, कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, अधिककरण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 113। मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री को संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है यह पूछा गया है। मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 114। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? इसका मतलब है ये जो 4 शब्द रखे इनमें से किसमें अधि उपसर्ग है? आधार, अधूरा, अधर या फिर अध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा साथियों अध्याय। अध्याय में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 115। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब होता है साथियों जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों अनभिज्ञ।
नहीं जानने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल या कृष्णाणु। कृषाणु। तो साथियों ये जो 4 शब्द दे रखे हैं इनमें से 3 आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक शब्द ऐसा जिसका अर्थ कुछ अलग है, जो भिन्न है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं। पावक माने होता है साथियों आग। पावक माने क्या होता है? आग। अनिल माने होता है वायु। अनिल माने वायु। अनल माने भी आग होता है और कृषाणु माने भी क्या होता है? आग होता है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी अनिल, जिसका मतलब है वायु, यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य या फिर कानन। तो साथियों इन चारों में से वन एक ऐसा शब्द है जो पानी के लिए भी यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 118, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडसन ग्रीव्स, गरसा दातासी या फिर जॉर्ज गिरेसन। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडसन ग्रीव्स। इनके द्वारा लिखा गया है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 119, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या फिर महादीन। तो जिसके पास कुछ न हो उसको बोला जाता है अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? रमेश, रामाधार, उल्लंघन या फिर प्रत्युत्तर। साथियों इसका मैं आपको संधि विच्छेद बता देता हूं, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, तो यह है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।